दोस्तों, आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक युद्धों में से एक रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की पूरी कहानी जानेंगे। आखिर यह युद्ध शुरू क्यों हुआ? क्या रूस सच में अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है या फिर यह एक बड़े साम्राज्य को दोबारा खड़े करने की कोशिश है? इस युद्ध में अब तक लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं, हजारों सैनिक और नागरिक की अपनी जान गंवा चुके हैं, करोड़ों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बदल गई है। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी कहानी आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1991 से। उस समय सोवियत संघ, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में गिना जाता था, टूट गया था। इसके टूटने के बाद 15 नए स्वतंत्र देश बने। इन्हीं में से एक यूक्रेन था। आज़ादी मिलने के बाद यूक्रेन एक अलग और संप्रभु देश बन गया, लेकिन रूस के साथ उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बने रहे। सोवियत संघ टूटने के बाद रूस की ताकत पहले जैसी नहीं रही। दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रभाव लगातार बढ़ने लगा। इसी दौरान नाटो नामक एक सैन्य गठबंधन भी पूर्वी यूरोप के कई देशों तक फैलने लगा। पहले पोलैंड, फिर हंगरी, फिर चेक गणराज्य और बाद में कई अन्य पूर्व सोवियत संघ समर्थन देश नाटो में शामिल हो गए। रूस को यह विस्तार बिल्कुल पसंद नहीं आया। रूस का कहना था कि नाटो लगातार उसकी सीमाओं के करीब आता जा रहा है। रूस को यह डर था कि अगर एक दिन यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन जाए तो पश्चिमी देशों की सेना और हथियार सीधे उसकी सीमा तक पहुंच जाएंगे। दूसरी ओर नाटो और पश्चिमी देशों का कहना था कि हर स्वतंत्र देश को यह अधिकार है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी संगठन में शामिल हो सकता है। यहीं से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। हालांकि उस समय तक दोनों देशों के बीच खुला युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन राजनीतिक मतभेद लगातार गहराते जा रहे थे। इसके बाद साल 2014 इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के बाद रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर को अपनी सत्ता छोड़कर देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद यूक्रेन में पश्चिमी समर्थक की सरकार सत्ता में आई। रूस ने इसे अपने हितों के खिलाफ माना। इसी दौरान रूस ने यूक्रेन में क्रीमिया क्षेत्र पर अपनी सेना भेज दी। कुछ ही समय में रूस ने क्रीमिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और बाद में उसे अपने देश का हिस्सा घोषित कर दिया। लेकिन यूक्रेन और दुनिया के अधिकांश देशों ने इस कब्जे को भी स्वीकार नहीं किया। आज भी अधिकांश देश क्रीमिया को यूक्रेन का ही हिस्सा मानते हैं। क्रीमिया के बाद पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में भी संघर्ष शुरू हो गया। यहाँ डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र में रूस समर्थक अलगाववादी समूह ग्रुप सक्रिय हो गए। इन समूहों और यूक्रेनी सेनाओं के बीच कई वर्षों तक लड़ाई चलती रही। इस संघर्ष में हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। साल 2014 से 2021 तक कई बार युद्ध विराम की कोशिशें हुई, लेकिन कोई भी समझौता स्थायी साबित नहीं हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौते का उल्लंघन का आरोप लगाते रहे। इसी दौरान रूस ने यूक्रेन की सीमा पर धीरे धीरे सैनिक, टैंक, मिसाइलें और भारी हथियार तैनात करना शुरू कर दिए। पूरी दुनिया को अंदेशा होने लगा था कि कोई बड़ा सैन्य संघर्ष कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन रूस का लगातार कहना रहा है कि वह केवल सैन्य अभ्यास कर रहा है और उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई भी इरादा नहीं है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसियां लगातार चेतावनी दे रही थी कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। 24 फरवरी 2022 की सुबह वही हुआ जिसकी आशंका पूरी दुनिया को थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान की घोषणा कर दी। इसके कुछ ही मिनटों बाद यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल हमले शुरू हो गए। रूसी सेना कई दिशाओं से यूक्रेन की सीमा में प्रवेश कर गई और इसी के साथ यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया। दोस्तों, 24 फरवरी 2022 को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला शुरू किया तो पूरी दुनिया को लगा कि यूक्रेन कुछ ही दिनों में हार मान जाएगा। रूस की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है। उसके पास आधुनिक लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की मिसाइलें, हजारों टैंक और बड़ी संख्या में सैनिक थे। दूसरी ओर यूक्रेन की सेना आकार में छोटी थी, इसीलिए अधिकांश विशेषज्ञों का अनुमान था कि रूस बहुत जल्दी राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा। युद्ध की शुरुआत में रूस ने उत्तर, पूर्व और दक्षिण तीनों दिशाओं से एक साथ हमला शुरू किया। रूसी सेना बेलारूस की तरफ से राजधानी कीव की ओर बढ़ी, जबकि पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी तटीय इलाकों में भी बड़े सैन्य अभियान शुरू कर दिए गए। रूस का उद्देश्य था कि यूक्रेन की सरकार को जल्द से जल्द झुकने पर मजबूर किया जाए। लेकिन रूस की योजना उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हुई। यूक्रेन की सेना ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने राजधानी छोड़ने से इनकार कर दिया और अपने देश में रहकर सेना और नागरिकों का मनोबल बढ़ाया। उनके इस फैसले ने दुनिया का ध्यान यूक्रेन की ओर खींच लिया। युद्ध के शुरुआती हफ्तों में
कीव के आसपास भीषण लड़ाई शुरू हुई। यूक्रेनी सेना ने कई इलाकों में रूसी सैनिकों की प्रगति रोक दी। भारी नुकसान और रसद संबंधी समस्याओं के कारण रूस को राजधानी कीव के आसपास अपनी सेना पीछे हटानी पड़ी। यह युद्ध का पहला बड़ा मोड़ साबित माना जाता है। इसके बाद रूस ने अपनी रणनीति बदली। अपना मुख्य ध्यान पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर केंद्रित कर दिया। यहाँ डोनेट्स्क और लुहान क्षेत्र में लड़ाई और तेज हो गई। रूस ने धीरे धीरे कई कस्बों और शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान दक्षिणी यूक्रेन का बंदरगाह मारियोपोल युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। कई सप्ताह तक वहाँ भीषण लड़ाई चली। शहर का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और हजारों नागरिक इस संघर्ष से प्रभावित हुए। अंततः रूस ने इस शहर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। युद्ध के दौरान बुचा नाम का शहर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। जब रूसी सेना वहां से पीछे हटी तो बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत की खबर सामने आई। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया, जबकि रूस ने इन आरोपों से इनकार किया। इस घटना के बाद रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और कई अन्य पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और मानवीय सहायता देना शुरू कर दिया। यूक्रेन को आधुनिक मिसाइल सिस्टम, वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन, गोला बारूद, टैंक और बाद में आधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए भी सहयोग मिलने लगा। इन सहायता ने यूक्रेन की सैन्य क्षमता को काफ़ी हद तक मजबूत किया। दूसरी ओर रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। कई रूसी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से बाहर कर दिया गया। बड़ी विदेशी कंपनियों ने रूस में अपना कारोबार सीमित या बंद कर दिया। रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा, लेकिन रूस ने तेल और गैस का निर्यात तथा नए व्यापारिक साझेदारों के माध्यम से इस दबाव को काफ़ी हद तक संभालने की कोशिश भी की। युद्ध के पहले वर्ष के अंत तक यह साफ हो गया कि यह संघर्ष कुछ दिनों या कुछ हफ्तों का नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाला युद्ध बनने जा रहा है। दोनों पक्ष लगातार नए सैनिक हथियार संसाधन झोंकते रहे, जबकि आम नागरिकों को इसकी सबसे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी। यहीं से रूस यूक्रेन युद्ध एक क्षेत्रीय संघर्ष से आगे बढ़कर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन गया। दोस्तों, साल 2022 के दूसरे भाग में युद्ध ने एक नया मोड़ लिया। पश्चिमी देशों से लगातार मिल रही सैन्य सहायता के दम पर यूक्रेन ने कई इलाकों में जवाबी कार्रवाई करना शुरू की। यूक्रेनी सेना ने खार्किव क्षेत्र में तेजी से अभियान चलाकर कई क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद दक्षिण में खेरसान शहर में भी रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। इन घटनाओं ने दिखाया कि यूक्रेन केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि अवसर मिलने पर खोए हुए क्षेत्र को भी वापस लेने की कोशिश कर रहा था। रूस ने इसके जवाब में लाखों रिजर्व सैनिकों की आंशिक लामबंदी की घोषणा की। साथ ही मिसाइल और ड्रोन हमलों की संख्या बढ़ा दी गई। यूक्रेन के बिजली घर, ट्रांसफार्मर, जल आपूर्ति और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। सर्दियों के दौरान लाखों लोगों को बिजली और हीटिंग की गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था। युद्ध धीरे धीरे आधुनिक तकनीकी का युद्ध बन गया। दोनों देशों ने बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमलों के लिए ड्रोन युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बन गया और लंबी दूरी के ड्रोन ने भी युद्ध की बड़ी रणनीति बदल दी गई। इस युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन के कई शहर, सड़कें, पुल, अस्पताल, स्कूल और औद्योगिक क्षेत्र नष्ट हुए। करोड़ों यूक्रेनी नागरिकों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। लाखों लोगों को यूरोप के दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह हाल के दिनों में सबसे बड़ा शरणार्थी संकटों में से एक बन गया। रूस को भी भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। हजारों सैन्य वाहन, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर और विमान युद्ध में नष्ट हुए। सैनिकों की हानि के बारे में अलग अलग स्रोतों से अलग अलग अनुमान देते हैं, लेकिन अधिकांश स्वतंत्र विश्लेषकों का मानना है कि दोनों पक्ष को मिलाकर हताहतों की संख्या लाखों तक पहुंच चुकी है। सटीक संख्या की स्वतंत्र पुष्टि करना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों देश अपने अपने आधिकारिक आंकड़ों को सीमित रूप से जारी करते हैं। युद्ध का असर केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। यूरोप में ऊर्जा संकट गहरा गया, क्योंकि कई देशों ने रूसी तेल और गैस पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश की। इससे ऊर्जा कीमतें बढ़ी और महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं, मक्का और सूरजमुखी तेल निर्यातकों में से एक है। युद्ध के कारण काला सागर के रास्ते अनाज के निर्यात में रुकावट आ गई। इससे अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कई देशों में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से कुछ समय के लिए अनाज निर्यात का समझौता हुआ, लेकिन यह लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सका। युद्ध लंबा खींचने के साथ रूस ने अपने रक्षा उत्पादकों को तेज किया, नए साझेदारों से सहयोग बढ़ाया। इसी दौरान
उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य सहयोग की खबरें सामने आने लगी। पश्चिमी देशों और दक्षिण कोरिया का आरोप था कि उत्तर कोरिया ने रूस को बड़ी संख्या में गोला बारूद और मिसाइलें उपलब्ध कराई है। बाद में ऐसी रिपोर्टें सामने आई कि उत्तर कोरिया ने रूस की सहायता के लिए सैनिक भेजे, विशेष रूप से रूस के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा और सैन्य अभियानों के लिए समर्थन किया। रूस और उत्तर कोरिया ने अपने सहयोग को वैध बताया, जबकि पश्चिमी देशों ने इसकी कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही ईरान द्वारा रूस को ड्रोन उपलब्ध कराने के आरोप भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चर्चा का विषय बने। रूस ने इन आरोपों के कई पहलुओं से इनकार किया, जबकि यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों का कहना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के शहरों पर हमला करने के लिए रूस कर रहा है। समय बीतने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि यह युद्ध केवल दो देशों की लड़ाई नहीं रहा। इसमें दुनिया की बड़ी शक्तियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में शामिल हो चुकी थी। एक और पश्चिमी देशों का समर्थन यूक्रेन को मिल रहा था, तो दूसरी ओर रूस अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ा रहा था। इसी कारण इस युद्ध को कई विशेषज्ञ नए दौर का भू राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, साल 2024 से लेकर 2026 तक रूस यूक्रेन युद्ध लगातार नया मोड़ लेता रहा। दोनों देशों ने लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर दिया। यूक्रेन ने रूस के अंदर स्थित तेल डिपो, सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों और अन्य सैन्य उद्योगों को निशाना बनाकर कई हमले शुरू कर दिए। दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे, सैन्य ठिकानों और बड़े शहरों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे। इससे दोनों देशों में भारी आर्थिक और मानवीय नुकसान होता रहा। इस युद्ध में मानव जीवन की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र ने हजारों नागरिकों की मौत और घायल होने की पुष्टि की है, जबकि स्वतंत्र शोध संस्थानों का अनुमान है कि दोनों पक्षों के सैनिकों के हताहतों की कुल संख्या लाखों तक पहुंच चुकी है। हालांकि सटीक संख्या आज भी विवाद का विषय है, क्योंकि युद्ध के दौरान दोनों देशों द्वारा जारी किए गए अधिकांश आंकड़े एक दूसरे से काफ़ी अलग रहे हैं। यूक्रेन को बुनियादी ढांचे, उद्योग, आवास, ऊर्जा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान हुआ। पुनर्निर्माण का अनुमानित लागत सैकड़ों हजारों डॉलर तक पहुंच चुकी है। दूसरी ओर रूस को भी लंबे युद्ध, आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य खर्च और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा। हालांकि रूस ने एशिया और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार बढ़ाकर इन प्रतिबंधों के प्रभावों को कुछ हद तक कम करने की कोशिश की है। पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी। यूरोप के कई देशों ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की। कई देशों ने अपनी सैन्य रणनीतियों की समीक्षा की और आधुनिक ड्रोन, वायु रक्षा प्रणाली तथा साइबर सुरक्षा पर अधिक निवेश शुरू किया। नाटो भी पहले की तुलना में अधिक सक्रिय और मजबूती दिखाई। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इस युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा। ऊर्जा की कीमतें, उतार चढ़ाव, खाद्य आपूर्ति में बाधाएं, वैश्विक महंगाई और आपूर्ति श्रृंखला की समस्या लगातार हर देश की किसी न किसी रूप से प्रभावित हो रही थी। भारत सहित कई देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग देशों के साथ संतुलित कूटनीति संबंध बनाए रखने की कोशिश की। युद्ध के दौरान कई बार शांति वार्ता की कोशिश हुई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समझौता नहीं हो सका। रूस अपनी सुरक्षा और कब्जे वाले क्षेत्र से जुड़े मुद्दे पर जोर देता रहा, जबकि यूक्रेन अपनी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं की बहाली करने की मांग करता रहा। आज भी यह युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। कई मोर्चों पर संघर्ष जारी है और समय समय पर दोनों देश एक दूसरे पर बड़े ड्रोन तथा मिसाइल हमले करते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध का अंत केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं, बल्कि किसी राजनीति और कूटनीति समाधान से ही संभव हो सकेगा। हालांकि यह कब होगा, इसका उत्तर फिलहाल किसी के पास भी नहीं है।